इस स्टोरी के पार्ट 1 में हमने देखा कैसे हिकारू पहाड़ों पर जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी जान चली जाती है और हिकारू की बॉडी पर एक क्रिएचर होस्ट कर लेता है एंड उसके बाद गांव में लोग अजीब तरह से मरने लगते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एपिसोड 2 की शुरुआत नॉर्मल मॉर्निंग से होती है। योशिकी हिकारू रोज की तरह साइकिल से स्कूल जा रहे होते हैं। तभी हिकारू योशिकी से साइकिल स्लो चलाने के लिए बोलता है कि तभी अचानक से योशिकी साइकिल रोक देता है और उसकी नजर सामने जाती है। उसके गांव की ओर पुलिस की गाड़ियां आ रही होती है और उसी पर हिकारू कैजुअली कहता है, हमारे गाँव में एक बूढ़ी औरत ने अजीब तरीके से सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही योशिकी का चेहरा बदल जाता है। वो हिकारू को शक की नजरों से देखने लगता है, कहीं उस औरत को हिकारू ने तो नहीं मार डाला। फिर हिकारू का मासूम चेहरा देखकर योशिकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तनाका स्मोकिंग और मजे से ड्राइव करता हुआ गांव की ओर आ रहा है। स्कूल में योशिकी अपने दोस्तों के साथ बूढ़ी मात्सुरा की मौत के बारे में बात कर रहा होता है कि असाको सबको बताती है उस औरत ने किसी वजह से अपना पूरा हाथ गले में डाल लिया और सांस न ले पाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसको सुनने के बाद हरा, जिसके बाल कटोरा कट वाले होते हैं, थोड़ा डरते हुए कहता है कि उस औरत पर कोई श्राप रहा होगा या फिर कुछ ऐसा उसने देख लिया होगा जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। हारा की ये बातें सुनकर योशिकी का डाउट और गहरा हो जाता है कि हारा फिर से कहने लगता है कि शायद से उस पर भी कोई श्राप है कि जब वह घर जाने के लिए जंगल वाले रास्ते का शॉर्टकट लेता है क्योंकि उसके मेन रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। हारा कहता है वह जंगल सच में बहुत भयानक है और जब वह रास्ते से जा रहा होता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। मैं जब इधर उधर देखने की कोशिश करूँ तो शरीर नहीं हिलता और रास्ते के सिवाय उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यह सब बातें बताते बताते हारा इतना डर जाता है कि वह योशिकी से साथ घर चलने की रिक्वेस्ट करने लगता है। योशिकी यह सुनकर हारा से कहता है ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। जब हारा योशिकी पर जोर देने लगता है कि वह उसके साथ चले, तभी अचानक से वहां इकारू आता है और साथ चलने की बात कहने लगता है। इकारू की यह बात सुनकर सभी लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी यूकी हैरानी से उससे कहती है, हिकारू तुम्हें तो ये सब चीजें बहुत डराती थी। तुम तो एक बार डरावनी फिल्म देखकर पूरे 2 घंटे तक बेहोश पड़े रहे थे। यह सुनकर हिकारू हल्की स्माइल करता है और बड़े आराम से कहता है, मुझे डर नहीं लगता, मुझे अब इन सब चीजों की आदत हो गई है। फिर हिकारू योशिकी की तरफ देखता है और पूछता है, क्यों योशिकी सही कह रहा हूँ ना? और योशिकी बिना कुछ कहे बस हाँ में सिर हिला देता है। फिर योशिकी, यूकी, हिकारू और असाको मिलकर हारा के साथ चलने के लिए एग्री हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं तनाका आखिरकार विलेज पहुंच जाता है। उसके लेट होने की वजह से गांव वाले उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं, लेकिन तनाका को इन सब बातों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और बस इतना कहता है, बाहर बहुत गर्मी है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर तनाका सीधे बूढ़ी मात्सुरा के घर की तरफ जाता है, जो अब क्राइम सीन है। उसकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की पट्टियां हटाते हुए अंदर पहुंच जाता है। इस एक्शन से गांव वाले उसको भाग जाते हैं। तभी तनाका कहता है कि तुम ही लोगों ने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, तो अब मुझे मेरा काम करने दो। इसके बाद तनाका पीछे के दरवाजे का ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाता है और वहाँ खड़े गांव वालों से किसी ताकेदा के बारे में पूछने लगता है। तभी ताकेदा का बेटा बताता है कि उसके पिता ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है क्योंकि उन्हें डर है कि अगला नंबर शायद उन्हीं का है। यह बात सुनते ही तनाका उस आदमी पर फूंक फूंक कर हंसता है और कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि वो आदमी बहुत बड़ा डरपोक। तनाका की यह बात सुनकर ताकेदा का बेटा गुस्से से भड़क जाता है और तनाका और उसकी कंपनी को इन सारी घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगता है। तनाका क्लैम होते हुए जवाब देता है कि उसकी कंपनी की जगह कोई और कंपनी आती डेवलपमेंट करती तो हालात शायद इससे भी बदतर हो सकते थे। वहाँ खड़ा चश्मा पहने हुआ एक आदमी बीच में बोल पड़ता है। वह कहता है कि बात सिर्फ मासुरा की मौत की नहीं है, गांव में और भी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। और तनाका को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता इंडो का बेटा गायब हो गया है और गांव में रिचुअल भी नाकाम रहा है। इन घटनाओं की बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है। अगले सीन में योशिकी और उसके सभी दोस्त जंगल के बाहर खड़े होते हैं, जिसके बारे में हरा इतनी देर से बात कर रहा था। जंगल को देखते योशिकी कहता है, जंगल तो सच में काफी डरावना है, और हारा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसके बाकी दोस्त बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से जंगल में एंटर हो जाते हैं। यह देखकर हारा भी डरते डरते लेकिन मजबूरी में उनके पीछे चला जाता है और वे बिना किसी प्रॉब्लम के जंगल को पार कर लेते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते, हारा राहत की सांस लेता है, अपने दोस्तों को थैंक्स कहता है। अब उसे लगता है वो जो कुछ था वो शायद सिर्फ उसका भ्रम था। दूसरी तरफ तनाका अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वह देखता है घर की दीवारों पर बहुत सारे कागज चिपके हुए हैं जिस पर नोनोकी सामा लिखा है। तनाका उन्हें देखते कहता है, शायद यही चीज मात्सुरा को पागल कर रही थी। तभी गोल चश्मे वाला आदमी तनाका को एक पुरानी दबी हुई सच्चाई बताता है। वह कहता है कि जब मात्सुरा जवान थी उसने पहाड़ों पर कुछ देखा था जिसकी वजह से मात्सुरा खोई सी रहने लगी, और कुछ वक्त के बाद मात्सुरा की बेटी भी उसी पहाड़ पर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, जिसकी वजह से मात्सुरा की मेंटल हेल्थ और बिगड़ती
चली गई। दूसरी तरफ योस्की, हिकारू और उसके बाकी दोस्त हारा को छोड़कर वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक योस्की को जंगल में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वह रुक कर ध्यान से देखता है तो उसे एक हवा में हिलती हुई अजीब सी व्हाइट जिगजैग लाइन दिखाई देती है। जब योस्की उसे गौर से देखने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक गोस्ट लाइक शैडो दिखाई देता है। इस मंजर को देखते ही योस्की को जोर से पैनिक अटैक आने लगते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है और सांसें तेज हो जाती हैं। तभी हिकारू धीरे से लेकिन डरावनी आवाज में उससे कहता है, तुमने उसे देख लिया ना, अब वो तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। वह साया धीरे धीरे योस्की के पास आ जाता है, लेकिन हिकारू अचानक उस शैडो को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अगले ही पल हिकारू की नाक से खून बहने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं तनाका और बाकी सब गांव वाले टेंपल के पास मौजूद मिकासा के घर में एंटर होते हैं। उनमें से एक आदमी तनाका से घर शिफ्ट करने का रीजन पूछने लगता है। तनाका कहता है, जितना मैंने सोचा था हालात उससे ज्यादा बिगड़ चुके हैं। साथ कहता है, मैंने इस जगह के चारों तरफ एक बैरियर लगा दिया है जिसकी वजह से कोई और नेगेटिव एनर्जी इसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। आगे बताता है, मैं आज सुबह उसी पहाड़ पर गया था। हैरानी की बात तो ये है वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रख रहा था। इसके बाद तनाका एक बैग को दिखाता है। गाँव वाले देखते ही समझ जाते हैं कि ये हिकारू का बैग है। जैसे ही गाँव वाले उस बैग को खोलते हैं उसमें से एक अजीब सा पत्थर निकलता है जो बिल्कुल एक सर की तरह दिखाई देता है। उसे गांव वाले देखते ही बुरी तरह डर जाते हैं। तनाका उस पत्थर को हाथ में लेते हुए कहता है, शायद ये वो चीज है जिसने पहाड़ की नेगेटिव एनर्जी को दूर किया है। यह बात सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। फिर तनाका और भी सीरियस होकर कहता है, शायद ये कहना गलत होगा, सब कुछ इसी चीज की वजह से हुआ है, लेकिन जो भी पहाड़ पर था वह अब नीचे इस विलेज में आ चुका है। स्टोरी फिर जंगल की तरफ मुड़ती है। असाको को एक बेहद क्रीपी और डरावनी आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वह घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। जंगल के अंदर हम देखते हैं योस्की बेहोश पड़े हिकारू को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद हिकारू होश में आता है। योस्की घबराई हुई आवाज से उससे पूछता है, तुमने अभी अभी क्या किया? हिकारू जवाब देता है, वो चीज तुमसे चिपकने की कोशिश कर रही थी और मैंने उसे निगल लिया। तभी उसने पलटकर मुझ पर हमला किया जिसकी वजह से मेरी नाक से खून बहने लगा। इसके बाद हिकारू योस्की को वार्न करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़कर किसी और को मत देखना। अगर देख लिया तो वह चीजें तुम्हारा पीछा करने लगेंगी क्योंकि उन्हें भी अकेलापन महसूस होता है। इसलिए तुम सिर्फ मुझे ही देखना। तुम्हारे पास रहने का हक सिर्फ मेरा है। जैसे ही दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं यूकी उन्हें देखकर चौंक जाती है और हिकारू से पूछती है, हिकारू तुम्हारी नाक से तो खून निकल रहा है। यूकी ये भी बताती है कि उसे जंगल के अंदर से गोलियों जैसी आवाजें सुनाई दी थी। हिकारू इस बात को तुरंत हैंडल करते हुए कहता है, शायद कोई हंटर रहा होगा। तभी इस बात को सुनकर असाको रिलैक्स हो जाती है और कहती है, जो अब जंगल से डरावनी फीलिंग्स महसूस हो रही थी वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और हिकारू से पूछती है, क्या तुमने उस एहसास को खत्म कर दिया? असाको की यह बात सुनते ही हिकारू को अंदाजा हो जाता है कि असाको दूसरों के मुकाबले और ज्यादा सेंस कर सकती है। इस वजह से हिकारू उसे अपने लिए खतरा मानने लगता है। हम अगले सीन में देखते हैं हिकारू और योशिकी स्कूल के स्टोर रूम में बिल्कुल अकेले होते हैं और योशिकी बार बार हिकारू से पूछने की कोशिश करता है कि उसने उस शैडो को आखिर रोका कैसे। तभी अचानक हिकारू अपने शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है। हिकारू इसे मजाक समझते हुए कहता है, अगर तुम कुछ नॉटी करना है तो जल्दी कर। लेकिन अगले पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तभी हिकारू अचानक से योशिकी का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट के होल्ड में डाल देता है। ये देखकर योशिकी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चिकन को सॉस में मेल्ट करा गया है और साथ में ठंडा भी महसूस हो रहा है। इसके बाद हिकारू योशिकी से कहता है, मुझे बहुत गर्म फील हो रहा है, मानो जैसे अंदर कोई जिंदा चीज है। और तभी हिकारू योशिकी से हाथ ऊपर की ओर ले जाने के लिए कहता है। तभी योशिकी अनजाने में हिकारू की वर्टिकल स्पॉट को टच कर देता है जिस वजह से हिकारू एक्साइटेड होकर योशिकी को अपने अंदर खींचने लगता है। यह महसूस करते ही योशिकी पूरी तरह डर जाता है और झपटे से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। तभी हिकारू योशिकी को चिढ़ाते हुए हंसने लगता है, तुम भूल गया ना योशिकी। यह सुनकर योशिकी शर्म के मारे अपने दाएं चेहरे को छुपाने लगता है। फिर योशिकी भी हंसने लगता है ताकि माहौल नॉर्मल हो सके। तभी से मॉल दिखते हैं जहाँ योशिकी मैनेजर काउंटर के पास खड़ा होता है। वहाँ की मैनेजर दो पुलिस घर के पास में रहती है, इसका अनुवाद खा रही होती है। तभी देखते हैं कि योशिकी को एक एहसास होता है, दूर खड़ी एक औरत उसे कंटिन्यू देख रही है और योशिकी अपना सामान लेकर वहाँ से घर की ओर निकलने वाला होता है कि वो लेडी उसे पकड़कर योशिकी की रोक लेती है और उसे अपना प्रत्येक बाइक हाउस के तौर पर देती है। वह बताती है कि वह आम इंसानों से थोड़ी अलग है, वह नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकती है और थोड़ा सीरियस होकर कहती है, मैं उसी पहाड़ के पास रहती हूँ। और योशिकी को समझाती है कि अगर तुम उन सब चीजों से दूर नहीं हुए तो तुम उनमें पूरी तरह मिक्स हो जाओगे या फिर बिल्कुल उनकी तरह बन जाओगे। हो सकता है तुम्हारी अपनी मजबूरियां या वजह जो भी हो रहे होंगे, लेकिन तुम इन चीजों के साथ नहीं रह सकते। उन चीजों से तुम जितने जल्दी दूर हो जाओ वह तुम्हारे लिए अच्छा है। योशिकी यह सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि आपको और इस बारे में क्या पता है। और थोड़ी देर चुप रहने के बाद जवाब देती है, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये सच है कि ऐसी चीज आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। इतना कहकर वह लेडी योशिकी को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है और कहती है, जब भी बात करने का मन करे तो कॉल कर सकते हो। एपिसोड के लास्ट में योशिकी अपने पूरे दिन और उस लेडी की बातों को याद करता हुआ गहरी सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पर डर और अनजाने खतरे सब कुछ साफ दिखाई देते हैं और यहीं पर एपिसोड 2 हमारा खत्म हो जाता है।